हेलो एवरीवन। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? क्लासेस आपको टाइम पे तो मिल रहे हैं ना? पढ़ाई हो रही है कि नहीं आपकी? मैं अलका सिंह प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम अपने लास्ट क्लास में आपके लिए उद्विकास लेके आए थे, उससे जो भी प्री वाई क्यू के क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कराए थे। उसमें और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं आज कराऊंगी सॉल्व, और उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो भी बताते चलूंगी। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक था उद्विकास, वो किस लिए था? वो इसलिए था क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे, या हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, इसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और ये बायोलॉजी में क्यों रखा गया इस पार्ट को? इसीलिए रखा गया है क्योंकि हम सब किसकी देन है? बायो की देन है। चाहे वो वनस्पति विज्ञान में हो, चाहे जंतु विज्ञान में, हमारी उत्पत्ति ही कैसे हुई है, कोशिका से हुई है। तो ये सब कौन बताएगा हमें? टीचर तो बताते ही हैं, लेकिन टीचर को कौन बताया? वैज्ञानिक बताए। वैज्ञानिकों को कैसे पता चला? तो उन्होंने ये चीजें खोजी है, ठीक है, फिर उन्हें पता चला, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वो अपना एक एक सिद्धांत लेके आए। और उन्होंने ये भी बताया कि कौन सरवाइव कर सकता है, कौन विलुप्त हो जाता है, क्या चीज़ें रहती है, क्या नहीं रहती है, या हमारी उत्पत्ति किन चीज़ों से हुई है, किस वातावरण में हम ज़्यादा अच्छे से सरवाइव कर पाते। ये सब कुछ जो परिवर्तन या विकास में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए हम आज के जो क्वेश्चंस है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो हमारा देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। द जेनेटिक ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस कैन बी ट्रेस्ड टू। मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है अफ्रीकन मूल, अमेरिकन मूल, दक्षिण एशियाई मूल, या पूर्वी एशियाई मूल। मैंने कल क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे पूर्वज हैं उनकी जो अवशेष है वो कहाँ से मिला? अफ्रीका से मिला। तो जब हमें वो अवशेष अफ्रीका से मिला है, तो जब हम अफ्रीकी लोगों को उनके आनुवांशिक रूपों में पता करेंगे, उनके डीएनए टेस्ट करेंगे, तो हमें ये चीज़ें बहुत ही क्लियर होंगी कि हमारे जो पूर्वज थे या जो मानव का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीकी मूल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ड्यूरिंग विच इरा डिड डायनासोर्स फ्लोरिश? मीन्स कि इसमें बात हो रहा है कि वह कौन सा युग था जिसमें डायनासोर फले और फूले, ठीक है। अब बताइए कि वह कौन सा युग था जिसमें डायनासोर फले फूले, मतलब वो सरवाइव किए, वो अपने पीक पर थे। अच्छा ये बताइए, अगर आज के समय में डायनासोर विलुप्त नहीं होते, तो क्या मानव जीवन सुनिश्चित हो पाता, या हम इस फ्रीडम और स्वतंत्रता के साथ रह पाते? जाहिर सी बात है कि जैसा कि हमें जुरासिक पार्क या मूवीज में हम देखते हैं, क्योंकि डायनासोर को तो हमने रियल में नहीं देखा, लेकिन हम उसको मूवीज में देखते ही हैं। तो अगर डायनासोर के वो रूप थे, तो आज के टाइम में मनुष्य का सरवाइव कर पाना या विकसित हो पाना इतना बहुत मुश्किल होता, ठीक है। तो चलिए बताइए कौन सा वो एरा था जब डायनासोर फले और फूले थे, फ्लोरिश हुए थे? तो वो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटेरोजोइक इरा, सेकंड है पॉलियोजोइक इरा, थर्ड है सेनोजोइक इरा, एंड फोर्थ है मेसोजोइक इरा। तो बताइए कौन सा इरा है? तो वो है मेसोजोइक इरा। मेसोजोइक इरा है जिसमें कि डायनासोर क्या हुए थे? पाए जाते थे, ठीक है, जिसको कि जुरासिक काल भी कहा जाता है। इसी पर मूवी भी बनी है ना, जुरासिक पार्क। हम्म, इरफान खान भी है उसमें। किस किसने देखी है मूवी को? बहुत अच्छी मूवी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, मजेदार मूवी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Which of the following concept explain that the evolution of new species occur due to defined changes? निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास
उनके परिभाषा परिवर्तन के कारण हुआ है? प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, नॉन रैंडम मैटिंग। बताइए किसकी वजह से प्रजातियों का विकास उनकी परिभाषा परिवर्तन के कारण हुआ है? अब यहाँ परिभाषा परिवर्तन की बात क्या हो रही है? देखिए, हर प्राणी का एक डेफिनेशन होता है, हर चीज की एक डेफिनेशन होती है। वो डेफिनेशन कब बदलती है? जब प्राणी के गुण अवगुण सामने आते हैं एक अलग रूप में। इसका मतलब कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जब वो चेंज होता है तो हमें क्या नई चीजें मिलती हैं। अब जब नई चीजें मिलती हैं तो उनको डिफाइन करने के लिए भी नया औजार लाना पड़ेगा ना, उसको नए शब्दों से डिफाइन करना पड़ेगा। तो वहां पे देखिए यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सी प्रजाति का विकास होता है, किस तरह से, म्यूटेशन से होता है या प्राकृतिक चयन से होता है? बताइए किससे होता है कि हमें एक परिवर्तन जो मिलता है डेफिनेशन में वो देखने को मिलता है? तो प्राकृतिक चयन या उत्परिवर्तन? तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक चयन। आप सबको पता है कि जो जीव होते हैं या प्रकृति, जीवों के अंदर वो गुण जो कि बहुत ही सर्वोत्तम और श्रेष्ठ होते हैं उनको तो अडॉप्ट कर लेती है, लेकिन बाकी के जो खराब गुण होते हैं वो विलुप्त होते जाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात कि हर जीव अपनी सर्वाइवलिटी के लिए क्या करता है? फाइट करता है, एक दूसरे से स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए क्या करता है? स्ट्रगल करता है, और वही आगे बढ़ता है जो कि स्ट्रांग होता है। आप अच्छा कभी देखें, गौर किए होंगे कि जब कुत्तों के बच्चे रहते छोटे 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 छोटे, वो बचपन में माँ से दूध पीने के लिए आपस में लड़ाई करते हैं, लेकिन जो उसमें स्ट्रांग होता है वो जीतता है और क्या करता है? वो फीड करता है। तो इसका क्या कारण है? ये यही दर्शाता है कि प्रकृति ने चीजों को ऐसे बनाया है कि जो मजबूत होगा वो तो आगे बढ़ेगा, लेकिन जो कमजोर होगा वो विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि आज के टाइम में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, प्राकृतिक चयन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीसीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया था? Who proposed the theory of species evolution through natural selection? बताइए, मेंडल, डार्विन, मॉर्गन या लेमार्क? किसने बताया था? उत्विकास में या उत्परिवर्तन में पहला जो सिद्धांत था वो किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। लेमार्कवाद। क्या दिया था? लेमार्कवाद। ठीक है। अब मेंडल ने क्या किया था? आनुवांशिकी का खोज किया था। आनुवांशिकी की खोज किसने की थी? मेंडल ने। और किसमें किया था? मटर के पौधे में किया था, जिसका नाम था पाइसम सेटाइवम। सेटाइवम। ठीक है। अब बात करते हैं डार्विन और मॉर्गन में। बताइए कौन है जो कि विकास सिद्धांत किसने दिया था प्राकृतिक चयन द्वारा? तो वो दिया था डार्विन ने। इनका क्या सिद्धांत है? डार्विनवाद। ठीक है। और इनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इन्होंने क्या दिया था? प्राकृतिक चयन द्वारा डेवलप्ड। अच्छा, ये प्राकृतिक चयन का भी मैंने बताया था। और प्राकृतिक चयन होता क्यों है? ऐसा क्या कारण है कि प्राकृतिक चयन अनिवार्य है जीवन में? बताइए ऐसा क्या कारण है कि प्राकृतिक चयन बहुत ज्यादा नेसेसरी है? देखिए, प्राकृतिक चयन का जो मेन मोटिव होता है ना, वो होता है कि अपनी संख्या को बनाए रखना। जो स्ट्रांग है वो क्या करते हैं? वो अपने अंदर फर्टिलिटी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, और उस फर्टिलिटी कैपेबिलिटी के बाद वो क्या करते हैं? अपनी संख्या को बनाए रखते हैं, अस्तित्व में बने रहते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? Who proposed the mutation theory of evolution? विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? हक्सले ने, डार्विन ने, लेमार्क ने या ह्यूगो डी व्रीज ने? यहाँ पे इवोल्यूशन की बात हो रही है, उत्परिवर्तन की बात हो रही है।
कि उत्परिवर्तन को किसने खोजा था सबसे पहले। तो इसका उत्परिवर्तन है क्या? देखिए, उत्परिवर्तन जीवों में होने वाले अचानक जो परिवर्तन होते हैं ना, जीवों के अचानक परिवर्तन जो क्या करते हैं, जो दर्शाते हैं कि आप अपने पूर्वज से भिन्न हो। और वो अचानक परिवर्तन होता कैसे है? वो परिवर्तन होता है आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में होने वाले अचानक परिवर्तन से। किसके परिवर्तन से? डीएनए के अचानक परिवर्तन से शरीर में जो हमारे बच्चे होते हैं उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये बात सबसे पहले ह्यूगो डिवरीज ने कही थी, या उत्परिवर्तन को किसने खोजा था? ह्यूगो डिवरीज ने खोजा था। और वो कौन सा ईयर था? 1901, 1901 में इन्होंने ये खोजा था। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द रीसेंट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। जो हम हैं, हम आपकी जो जनरेशन है या हमारे जो बच्चे हैं, हमारे पास की जो जनरेशन थी, मैंने बताया ना आपको कि हम किससे विकसित हुए? हाँ, वनमानुष से। ठीक है, वनमानुष से हमारा विकास हुआ, फिर धीरे धीरे हम ग्रोथ करते 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 पहले बहुत लंबे छोटे लंबे छोटे लंबे ऐसे करते करते हमारी जनरेशन ग्रोथ हुई। तो सबसे पहले छोटे थे, फिर उससे बड़े हुए, फिर उससे बड़े हुए, फिर सीधा खड़ा होके चलना शुरू किया, फिर कई सारे खोज हुए, जैसे आग की खोज या धातुओं की खोज या ईंधन की खोज। ऐसे करके हमारे जो पूर्वज थे विकसित होते गए और उनके अंदर उत्परिवर्तन होते चला गया। अब बात हो रही है कि जो हमारी जनरेशन है, जो हम हैं, हमारे पास के जो एंसेस्टर है वो कौन है? बताइए, जावा मैन, हाँ, क्रो-मैग्नॉन मैन, या निएंडरथल मैन, या पैकिंग मैन? बताइए कौन है? कल भी ऐसा ही एक क्वेश्चन था, अगर आप दिमाग से सोचोगे ना, उस पहले वाले पिछले वाले क्लास को देखे होंगे तो आप इसका आंसर जरूर दे पाओगे। तो इसका पता है राइट आंसर क्या होगा? क्रो-मैग्नॉन मैन। और किसने दिया था इसको? लुईस ने। मैग्नॉन शब्द की खोज किसने की थी? लुईस ने की थी। ठीक है, इन्होंने ही बोला था कि जो ह्यूमन है वो क्रो-मैग्नॉन मनुष्य है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन इज, विकास का मुख्य कारक है, क्या है? बताइए। म्यूटेशन, एक्वायर्ड ट्रेड्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या नेचुरल सिलेक्शन? क्या है विकास का प्रमुख कारक? क्या है? आप सोच रहे होंगे उत्परिवर्तन है तो उत्परिवर्तन टिक कर देता हूँ। नहीं भाई, मैंने क्या बोला आपसे? यही बोला ना कि विकास हमेशा कब माना जाएगा? जब श्रेष्ठ चीजें होंगी, स्ट्रॉन्गेस्ट चीजें होंगी। रहने को तो पाकिस्तान भी देश है ना, बट उसकी वैल्यू क्या है आज के टाइम में? बहुत ही खराब है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगर बात अमेरिका की जाए तो वो स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग है ना, इसलिए वो इतना ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? विकास का मुख्य कारक क्या है? तो जाहिर सी बात है, जो स्ट्रांग है वो विकास करेगा ना, वही तो डेवलप होगा। तो आप बताइए इसमें क्या राइट आंसर होना चाहिए? नेचुरल सिलेक्शन मीन्स कि छन के जो चीजें बाहर आती है ना वो विकसित होती हैं। ठीक है, और उसी क्रम में इंडिया भी आगे बढ़ रही है, काफी तेजी से बढ़ रही है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए कि हम काफी विकसित हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इंडिया विकसित देश है या विकासशील देश है? किसी को पता है? कमेंट सेक्शन में लिखिए भाई, विकसित देश हम लोग है या विकासशील है? कुछ लोग सोच रहे होंगे अब तो हम लोग विकसित देश हो गए हैं। नहीं नहीं, अभी हुए नहीं है, बट हो जाएंगे। अभी हम विकासशील देश ही हैं। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु कॉइन्ड द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? स्वस्थतम की उत्तरजीविता उक्ति के रचयिता कौन है? यहाँ पर बात हो रही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो बुक है, इसके
कौन है रचयिता, मतलब इसको किसने इन्वेंट किया है, बताइए किसने इन्वेंट किया है? मेंडल, डार्विन, हरगोविंद खुराना या हर्बर्ट स्पेंसर? कौन किया है? डार्विन नहीं किए भाई, इन्होंने क्या किया है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने किया है? डार्विन ने किया है। ठीक है, अब बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की। तो इन्होंने ही ये शब्द दिया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मीन्स कि अभी मैंने बताया ना कि हर व्यक्ति खुद को बनाए रखने के लिए, खुद को विकसित करने के लिए क्या करता है? फाइट करता है। जैसे अभी आपको सरकारी नौकरी चाहिए ना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सरकारी नौकरी के लिए एक दूसरे से आप फाइट ही तो करते हो। और वो फाइट कैसी होती है? एग्जाम के थ्रू होती है ना, मार्क्स होते हैं। तो जो बच्चा फाइट करके आगे निकल जाता है उसको नौकरी मिल जाती है। तो ये क्या है? यही तो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मीन्स कि खुद को स्थापित करने के लिए आपको एक दूसरे से फाइट करनी पड़ती है। अरे वो मारा मुक्का वाला लड़ाई झगड़े वाला फाइट नहीं एक ही फाइट नहीं होता है, और भी फाइट होते हैं। कंपटीशन की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं, मारा मुक्की भी करना पड़ता है, जैसे बच्चे करते हैं ना, बताया ना, एग्जाम्पल दिया आपको, कुत्ते के बच्चे लड़ाई करते हैं अपनी माँ का दूध पीने के लिए। तो वो क्या है? वो भी तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ही है, बट वे अलग है। हम पढ़ाई करके लड़ाई कर रहे हैं, नंबर्स अच्छे ला के लड़ाई कर रहे हैं, बट वो क्या करते हैं? वो माँ से कनेक्ट होने के लिए, खुद के ग्रोथ के लिए वो भाई बहन ही आपस में लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। Which of the following has the highest probability of leading to the gradual evolution of a new species? बताइए, जीवधारियों में नई प्रजातियों का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक होती है? तो द्वैध अणुओं का विभाजन, डिवीजन ऑफ डबल मॉलिक्यूल्स, फर्टिलाइजेशन, बडिंग या रीजनरेशन। ठीक है, एक्चुअली मेरा फोन रिंग कर रहा था तो इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो रीजनरेशन मीन्स पुनर्जनन। ठीक है, द्वैध अणुओं का विभाजन, निषेचन, बडिंग और पुनर्जनन। तो अब बात हो रही है यहाँ पे कि जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास, मीन्स कि जो जनरेशन है उसका जो रेगुलर डेवलपमेंट होता है, उसमें कौन हेल्प करता है? बताइए, उसमें कौन हेल्प करता है? तो उसमें हेल्प करता है डिवीजन ऑफ डबल मॉलिक्यूल्स, द्वैध अणुओं का विभाजन। हम सबको पता है कि जो हमारा विकास हुआ है वो दो सेल के फ्यूजन से, और वो फ्यूजन कब होता है? फर्टिलाइजेशन में होता है। एक कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, ये मान लीजिए एन और ये मान लीजिए ये एन, ये क्या है? हैप्लॉइड सेल है, ये हैप्लॉइड है दोनों। ये हो गया आपका स्पर्म सेल और ये हो गया एग। ठीक है, ओवरी सेल। अब बात करते हैं कि जो है ऐसा क्या है जो कि ये दोनों फर्टिलाइज होके आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? दो सेल का निर्माण करते हैं। ठीक, जैसे कि 2n का निर्माण करेंगे। अब जब ये 2n बनेगा तो ये क्या करेगा? वापस से डिवाइड होता जाएगा और कोशिका का निर्माण करेगा। ये कोशिका आपस में जुड़कर ऊतक का निर्माण करेंगी और फिर ये ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं, जिससे कि फिर शरीर बनता है। ठीक है, फिर शरीर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास किससे संभव है? तो जाहिर से बात है कि डिवीजन ऑफ द डबल मॉलिक्यूल्स, दो अणुओं का मिलकर वापस से विभाजित होने से ही ये क्या होते हैं? यूज में आते हैं, या नई कोशिका या नई संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ऑर्गन्स विच हैव द सेम बेसिक नेचर बट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय देम आर डिफरेंट आर कॉल्ड। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या कहा जाता है? फॉसिल,
लॉ ऑफ स्पेसिएशन, एनालॉगस ऑर्गन या होमोलोगस ऑर्गन? बताइए क्या है, जीवाश्म, जात्यावृत नियम, स्वरूप अंग या समजात अंग? इसमें से ऐसा क्या होता है जो कि क्या करता है, अंगों जिनकी मौलिक संरचना तो समान होती है परंतु इनके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है, मीन्स अलग अलग होता है। तो अब देखिए अगर बात की जाए कि ऐसा क्या है, तो देखिए जब बात हो रही है कि समान रूप से संरचना एक समान होती है, मीन्स कि इनकी जो उत्पत्ति होती है वो एक जगह से नहीं होती है, यहाँ पर उत्पत्ति एक जगह से नहीं होती है, संरचना समान, देखने में वो बिल्कुल समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, परंतु कार्य उसका क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। देखिए एक सिंपल सी चीज, यहाँ पर बात हो रहा है समरूप और समजात अंगों की। जब बात की जाए कि समरूप मतलब कि जो दिखने में बिल्कुल समान हो, एक दूसरे की तरह कॉपीराइट हो एक दूसरे के, समान रूप, समान प्लस रूप, ठीक है। और समजात का मतलब क्या होता है, समान जात। सॉरी इसको कोई अदरवाइज नहीं लेगा, ये समझाने का तरीका है, ठीक है, मैं अलग करके आपको बता रही हूँ। जाति का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन कहाँ से हुई है, एक ही जगह से उत्पन्न हुए हैं। जैसे कि हो गया ना, जैसे डॉग को ही ले लीजिए या कैट को, ये उत्पन्न तो एक ही जात में हुए हैं, लेकिन क्या ये एक ही काम करते हैं, नहीं करते ना, इनके कार्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, बिल्कुल ये देखने में समान होते हैं परंतु कार्य भिन्न होते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि वे अंग जो कि एक जगह से या जिनकी उत्पत्ति एक जगह से होती है परंतु उनके जो कार्य होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसको कहते हैं समजात अंग। यहाँ पर इसी की बात हो रही है कि जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या होता है, भिन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, डी। अब समरूप की बात हो रही है तो जो देखने में बिल्कुल समान हो लेकिन उत्पत्ति उनकी सेम जगह से ना हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं समरूप। और कार्य भी समान होते हैं, देखने में भी समान होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उत्पत्ति उनकी अलग अलग जगह से होती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे इसका एग्जाम्पल मान लीजिए, तो जैसे पक्षी देखा है, पक्षी उसके जो पंख फीदर होते हैं वो, और किसका, और आपका बैट, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, बैट को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए, चमगादड़। और जो कोरोना आया था ना, चमगादड़ से ही तो आया था, चाइना से ठीक है। तो ये दोनों के जो पंख होते हैं ना वो सेम रूप में एक जगह से ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो ये समरूपी अंग होते हैं, ठीक। अब समजात अंग की बात किया जा रहा है, तो जैसे कि बंदर के जो आगे वाले जो पैर होते हैं और हमारे हाथ, वो क्या है, वो समजात है, काम तो अलग अलग करते हैं लेकिन वो क्या, उत्पन्न एक ही जगह से हुए हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। द बुकलेट ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इज रिटन बाय हुम। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था, बताइए, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क, जॉन बर्डन, सैंडरसन हॉल्डेन, चार्ल्स डार्विन या कार्ल लिनियस। द्विपद्धति सिद्धांत किसने दिया था, हाँ किसने दिया था, इन्होंने ही दिया था द्विपद्धति सिद्धांत। जैसे होमो सैपियंस, सैपियंस होता है ना, तो होमो क्या है, जाति, ये फैमिली हमारी है होमो, और ये स्पीसीज है, सैपियंस क्या होता है, ये स्पीसीज है, जाति है। तो ये जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, कार्ल लिनियस ने दिया था, ठीक है। डार्विन ने डार्विनवाद दिया था। तो अब ये बताइए कि
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो ये डार्विन की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, डार्विन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। which one of the following is a rudimentary organ? बताइए rudimentary organ क्या है? अल्प विकसित अंग। निम्नलिखित में से कौन एक अल्प विकसित अंग है? फेफड़ा अल्प विकसित है क्या? अल्प विकसित होता तो हम सरवाइव ही नहीं कर पाते। हृदय अल्प विकसित है? नहीं। गुर्दा अल्प विकसित है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब ये अपेंडिक्स क्या है? अल्प विकसित अंग है। अब अल्प विकसित अंग क्या है भाई? तो अल्प विकसित अंग वे अंग होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे पूर्वजों से हमारे शरीर में आते हैं, लेकिन उसका यूज ना होने की वजह से या तो वो विलुप्त हो जाते हैं या तो वो अवशेष के रूप में हमारी बॉडी में पड़े रहते हैं। जैसे कि क्या होता है? कोक्काइस, ठीक है, हमारी जो पूंछ होती है उसकी जो बोन है, टेल बोन, उसको क्या कहते हैं? कोक्काइस कहते हैं ना। तो ये भी क्या है? एक अवशेष के रूप में। हमारे जो ईयर मसल्स होते हैं ना, ये कान के, वो भी क्या है? वो भी एक अवशेष के रूप में है। अपेंडिक्स भी क्या है? अवशेष के रूप में, अवशेषी अंग होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आर्क्योप्टेरिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विच क्लास ऑफ एनिमल्स? बताइए आर्क्योप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? एम्फीबियन एंड बर्ड, रेप्टाइल एंड बर्ड, रेप्टाइल एंड मैमल्स, बर्ड एंड मैमल्स। बताइए। देखिए जो ये आर्क्योप्टेरिक्स होता है ना, इसके पास क्या होते हैं? पक्षियों की तरह से हाथ में नुकीले नाखून होते हैं। जैसे ये इसका पंजा हो गया ना, इसमें पकड़ के लिए ये, फिर पंख भी होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सरीसृप का। तो इनका जो शरीर होता है, और जो आर्क्योप्टेरिक्स जो होता है ना, इसका शरीर पक्षी की तरह देखने में बिल्कुल लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं सरीसृप का। तो ये सरीसृप की तरह रेंगते भी हैं। ठीक है, और इनके दांत भी वैसे ही होते हैं और श्वसन के लिए छिद्र पाए जाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रेप्टाइल व बर्ड के बीच की कड़ी कहते हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। लाइफ ओरिजिनेटेड इन, जीवन की उत्पत्ति हुई है माउंटेन्स, वाटर, लैंड, एयर, किससे हुई है? बताइए भाई। जीवन जो है हमारा, हम सब जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर 3/4 भाग क्या है? जल है। ठीक, अब जाहिर सी बात है कि इस जल में बहुत सारे जीव, कितने, अरे संख्या भी नहीं गिनी जा सकती, हजारों लाखों जीव क्या रहते हैं। और वैज्ञानिकों ने जब पता लगाया तो उन्हें ये बात क्लियर हुई कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है ना, वो एग्जैक्टली पानी से ही हुई है। इसीलिए जो हमारा शरीर होता है ना, किसी भी वयस्क मनुष्य का शरीर, जैसे वयस्क मनुष्य का वेट कितना है? 70 kg अगर है तो उसके शरीर में 40 किलो पानी होगा। मीन्स कि एक वयस्क मनुष्य जो 70 किलो का वेट है, उसका शरीर क्या, आधे से ज्यादा तो पानी का बना हुआ है। और एक बात, जो जीव होते हैं ना, उनकी जो शरीर की रचना होती है वो 45 से लेके 90% तक पानी से बना होता है। अब ये रेशियो इतना डिफर क्यों कर रहा है? क्योंकि अलग अलग मनुष्यों में या जीवों में इनकी जो परसेंटेज होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि हम लोगों में 55 to 57 होगा, बाकी नवजात शिशुओं में 72 होता है। तो ऐसे ही करके वो डिफर करता है। तो इसीलिए 45 से 90% क्या होता है, हमारी बॉडी जल की बनी होती है। तो इसका मतलब कि जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन बी, जल से हुई है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप देखिए और लोगों से शेयर करिए।
ठीक है, जिससे उन्हें भी अपनी तैयारी में बहुत ही हेल्प मिल सके। और जो भी क्वेश्चंस आपके हों वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।